विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम मधुमक्खी पालन के संदर्भ की चर्चा करेंगे। मधुमक्खी पालन किस प्रकार से किया जाता है। इसे एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी के पालने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? एपीकल्चर के नाम से जानी जाती है ना। मधुमक्खी पालन का जो कार्य होता है उसको किसके रूप में पहचानते हैं? एपीकल्चर। देखिए, जैसे रेशम कीट पालन की प्रक्रिया होती है उसको आप सेरीकल्चर के रूप में पहचानते हैं। कौन से रूप में पहचानते हैं भाई? सेरीकल्चर रूप की संरचना के अंदर। ठीक उसी प्रकार से जैसे मधुमक्खियों का पालन होता है उसको आप जो है एपीकल्चर के नाम से पहचानेंगे। क्लियर? अब देखिए, ये जाति विशेष पर निर्भर करता है, यानी ये जो क्रिया है वो किस पर डिपेंड करेगी? जाति विशेष पर निर्भर करेगी। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। इसके रूप में पहचाना जाता है उसको। एपीकल्चर रूप की संरचना के अंदर उसे जाना जाता है या उसके रूप में उसे पहचाना जाता है। मधुमक्खी की प्रजाति के अनुसार शहद की मात्रा अलग अलग है होती है। अतः एपिस मेलिफेरा को कृत्रिम पालन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। को कृत्रिम रूप से पालने का कार्य किया जाए। कृत्रिम छत्ते जो लकड़ी के बॉक्स रूप में पाए जाते हैं, है ना। किस रूप में पाए जाते हैं? लकड़ी के बॉक्स रूपी संरचना के रूप में उनकी उपस्थिति मिलती है, जिसमें दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? जिसके दो भाग हैं। ऊपरी भाग 1/4 भाग में, जिसे शहद कक्ष व निचला भाग 3/4 भाग होता है, जिसे शिशु कक्ष के रूप में
जाता है, इसके रूप में पहचाना जाता है। अभी शिशु कक्ष के रूप की संरचना के अंदर उसे जाना जाता है या उस रूप के अंदर उसे पहचाना जाता है। यानी ये 3/4 भाग का रूप है और एक भाग जो है 1/4 भाग के रूप में। इन दोनों के बीच में एक जाली लगी होती है जिसमें एक छेदनुमा संरचना पाई जाती है। जाली लगी हुई है, उसके बीच में एक छेदनुमा संरचना की क्या होती है, उपस्थिति मिलती है। इससे क्या बेनिफिट है इस छेद की उपस्थिति से? इस छेद से केवल जो श्रमिक मधुमक्खी है वो ही ऊपरी कक्ष और निचले कक्ष में ट्रांसफर हो सकती है। रानी मक्खी उस छेद से गमन नहीं कर सकती। इसके द्वारा केवल श्रमिक मक्खी का ही गमन होता है। रानी मक्खी इस छेद से नहीं जा पाती है। रानी मक्खी जो है वो इस छेद से नहीं जा पाती है, या उसका जो निर्माण है वो केवल उस छेद से रानी नहीं जा पाएगी और श्रमिक ही जा पाएंगे। इससे क्या ऐसी क्रिया होती है कि उसका प्रवेश वर्जित किया गया उस छेद से? देखिए, अगर मान लीजिए रानी मक्खी उस छेद से निकल करके शहद वाले भाग में चली गई तो शहद के अंदर भी वो क्या दे देती है, अंडे दे देती है। तो इससे बचने के लिए इसका प्रवेश वर्जित किया गया है, क्योंकि रानी मक्खी शहद वाले भाग में रानी मक्खी जो है वो शहद वाले भाग में अंडे ना दे, इसे रोकने हेतु छेद का आकार छोटा होता है ना? कौन से रूप में पाया जाता है भाई? छोटे रूप की संरचना के अंदर उसकी उपस्थिति मिलती है, उस रूप में यह भाग पाया गया है। क्लियर? अब देखो, अन्य जो उपकरण हैं जो इस क्रिया में सहायक होंगे वो किस रूप की रचना के हैं? तो सिर पर ढकने के लिए जाली उपकरण जो हैं, इस क्रिया में जो सहायक उपकरण हैं अन्य, सिर पर ढकने के लिए जाली, जैसे मच्छरदानी के कपड़े से बना हुआ भाग होता है, ये मच्छरदानी
के कपड़े से बना हुआ भाग जो सिर व अन्य भाग को ढकने हेतु सहायक, यानी एक सुरक्षात्मक रूप है ये। कौन सी रूप की रचना है ये? सुरक्षात्मक रूप की रचना का भाग होगा। इसके अलावा लोहे की चपटी प्लेट, जो सबसे निचला पेंदा है, निचले पेंदे से पर लोहे की चपटी प्लेट लगी रहती है, जो उसके निचले हिस्से पर भी एक छेद होता है और उस पर जाली लगी हुई होती है, ताकि ये एकदम स्मूथ वगैरह बना रहे, उसके लिए लोहे की चपटी प्लेट लगा रखी है वहां। फिर चाकू जो है, जो षष्ठाकार छत्ते के छेद होते हैं, षष्ठभुजाकार छत्ते के छेद, षष्ठभुजाकार छत्ते के छेद पर लगी टोपी को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। षष्ठभुजाकार जो टोपी है उसको हटाने के लिए इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो भाग है जिसके माध्यम से क्रिया संभव हो सकती है, उनमें रबर के दस्ताने, कौन से भाग है भाई? रबर के दस्ताने, ग्लव्स है ना, हैंड ग्लव्स जो है प्लास्टिक के ग्लव्स हो ना, हाथों पर रबर के दस्ताने पहने जाते हैं, जिससे भाई इस प्रकार की क्रिया नहीं हो पाए, या इस प्रकार का जो है किसी प्रकार का असुरक्षात्मक कार्य नहीं हो, है ना। मक्खियां वगैरह कोई अगर अटैक करती है तो उस पर का सीधा प्रभाव नहीं हो, उससे बचा जा सके। धुआं पात्र कौन सा भाग है भाई? धुआं पात्र जो है ये लकड़ी, लोहे के या स्टील के डिब्बे जिनमें लोहे या स्टील के जो डिब्बे हैं इनमें धुआं करके शहद प्राप्त करते हैं, यानी धुआं करने से मक्खियां जो है उस स्थान से चली जाती है।
तो ये एक बॉक्स या पात्र है लकड़ी का, लोहे का बना, स्टील का बना होता है। वैसे स्टील का आजकल प्रचलन में ज़्यादा है। स्टील से बना स्टील से बना गोल डिब्बेनुमा संरचना होती है। और उसके अंदर सेद के जो भाग हैं, जो प्लेटें होती है, उन प्लेटों से सेद के भाग को अलग करके उस पात्र के अंदर डाल देते हैं। छत्ते की प्लेटों से शहद अलग करने का कार्य अपकेंद्रण विधि द्वारा होता है। किसे होता है अभी? अपकेंद्रण विधि जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो मेथड होता है, उस सेंट्रीफ्यूगल विधि के माध्यम से उसको अलग कर लेते हैं और नीचे लगी हुई टोंटी की सहायता से शहद प्राप्त किया जाता है। टोंटी की मदद से, टोंटी की सहायता से शहद अलग करते हैं। जो टोंटी लगी हुई है, उस टोंटी की मदद से शहद क्या करते रहते हैं? प्राप्त करते रहते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद शहद प्राप्त करने का जो तरीका है, ये तो उपकरण थे जिससे आप अलग कर रहे हैं। छत्तों से शहद निकालने का कार्य, छत्तों से शहद निकालने की क्रिया में प्लास्टिक या रबर लकड़ी से बनी प्लेटों पर लगी मोम पर से शहद अलग किया जाता है। अब इसमें चाकू की सहायता से टोपी को पहले क्या किया जाता है? अभी खोला जाता है। चाकू की सहायता से टोपियों को खोलकर अलग कर देते हैं। प्लेटों से शहद प्राप्त होता है। ठीक है। अब ये तो अपन ने एक तरीका देखा कि किस तरीके से होगा। कृत्रिम मधुमक्खी पालन में छत्ते में मधुमक्खियों को छोड़ा जाता है, यानी इनको पकड़ करके। तो ये समय सायंकाल में ये क्रिया की जाती है।
कभी कभी प्रवास के समय नर व मादा मक्खियों को छत्ते के पास कृत्रिम रूप से बने थैले में रखे शहद के संपर्क में लाया जाता है। तो अपन ने ये तो शहद निकालने का तरीका बता दिया, अपन ने जो विधि देखी छठे उपकरण से। उसके बाद हम तरीका जो अपना रहे हैं कृत्रिम विधि के अंदर, हम ये कहते हैं कि जो मधुमक्खियां सायंकाल चाहे नर हो चाहे वो रानी हो या श्रमिक हो, उसको कृत्रिम तरीके से छत्ते में ले जाकर के छोड़ दीजिए। फिर उसको 2-3 महीने तक जो है प्राकृतिक रूप से छोड़ी गई मधुमक्खियों के भोजन हेतु शरबत रखा जाता है। क्या होता है भाई? शरबत जो है वो उनके पास में रख देते हैं, तो उसके कारण से उस भाग को कई बार चीनी का घोल बनाकर छत्तों के पास रख दिया जाता है। क्या होता है? कई बार जो है चीनी का घोल बना करके उनको छत्तों के पास में रख देते हैं ना, चीनी का जो घोल है, ताकि वो शर्करा के रूप में उनका प्रयोग करती रहे। अदरवाइज अगर ऐसी व्यवस्था हो, प्राकृतिक दृष्टि है, तो छत्तों को उसी स्थान पर हैंगिंग करवाना चाहिए, उसी स्थान पर लटकाना चाहिए जहां प्राकृतिक फूलों का जो है स्थान हो, जहां मकरंद युक्त फूल ज्यादा मात्रा में हो, तो उनके पास वाले स्थान पर उनको लटका देना चाहिए। प्राकृतिक फूलों की मात्रा अधिक होने पर वहां छत्ते लटका दिए जाने चाहिए। उस स्थान पर आप उसको क्या कर सकते हैं? लटका सकते हैं। क्लियर? तो ये जो स्थिति है, अपने छत्ते से शहद प्राप्त करने का कृत्रिम तरीके से शहद भी बन जाता है। फिर जो मोम बनती है, उस मोम को आप वैक्सीन के रूप में क्या कर सकते हैं? प्रयोग में ले सकते हैं। या वैक्स जो बनते हैं, मूर्तियां जो बनती है, उनके लिए उनको अपन प्रयोग में लाते हैं। और शहद जो है एक आयुर्वेदिक औषधि है, और ऐसा माना जाता है कि शहद जो है जितना प्राचीन होता है, जितना पुराना होता है, वो उतना ही लाभकारी होता है। और आयुर्वेद में किसी भी दवा को हम लेते हैं तो उसमें शहद की मात्रा का होना आवश्यक है, और ये एक उत्तम पोषक सोर्स होता है ना। इसमें पर्याप्त पोषक तत्वों की क्या होती है? मात्रा पाई जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उस भाग के अंदर होते हैं, तो पोषक तत्वों की उपलब्धता होने के कारण से इसको प्राचीन समय में औषधि के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन की जो चीजें बनती है, उनके अंदर में भी इसका क्या होता है? उपयोग होता है। क्लियर? अब देखो, कृषि में जो है मधुमक्खियां किस प्रकार से लाभकारी होती है।
कृषि में लाभकारी कृषि में किस प्रकार से ये बेनिफिशियल होगी, तो हम बात करें, पहला है कि मधुमक्खी का मेटाथ्रोक्स भाग बड़े आकार का होता है। कौन से रूप की रचना का होता है भाई? बड़े आकार के रूप की रचना का भाग होता है मेटाथ्रोक्स रूप की। और पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं। जो पिछली टांगे हैं उन पर घने बालों की क्या होती है? उपस्थिति पाई जाती है। जो स्त्री के सर भाग से मकरंद प्राप्त करते समय मकरंद प्राप्त करते समय परागकण इन बालों से लग जाते हैं और यह दूसरे पुष्प पर पहुंचने पर है ना, दूसरे पुष्प पर पहुंचने पर इनमें परागण की क्रिया होती है। क्या होता है? परागण का कार्य जो है वो संपन्न हो पाएगा। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, संकर बीजों के निर्माण में सहायक होती है। क्या होता है? संकर बीज एक ही प्रजाति की अलग अलग विभेद के अंदर एक ही प्रजाति के अलग अलग किस्मों में मधुमक्खियों द्वारा परागण होने से संकर संततियां उत्पन्न होती है। क्या होता है? संकर संतति का निर्माण कार्य संपन्न हो जाता है या संकर संतति जो है निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ लाभकारी कार्य कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत, एक तो संकर बीजों के निर्माण की प्रक्रिया में और एक परागण के कार्य में, यानी 80% तक जो परागण है, 80% तक परागण की क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा होती है। उनके माध्यम से ये कार्य संपन्न होता है। क्लियर?
धन्यवाद। अगली चर्चा अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे।